नमस्ते और स्वागत है आपका रीड एनसीईआरटी विद अस सीरीज में। यहाँ हम मिलकर पढ़ेंगे एनसीईआरटी की किताबें आसान भाषा में, हर लाइन को समझते हुए, चाहे आप स्कूल के छात्र हो या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एनसीईआरटी आपकी सबसे मजबूत नींव है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए और साथ में सोचिए और रोज सोचिए कुछ नया। तो आज का अध्याय है हमारा कक्षा 9 का अध्याय 4, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो बिना टाइम गवाए हम इसे रीड करते हैं। आप भी हमारे साथ रीड करते जाइए। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसे कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अब परमाणुविक अणुओं और परमाणुओं के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणुओं के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया। परमाणुओं के अविभाज्य न होने की संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत एवं विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिला। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, वह एक अविभाज्य है और इससे छोटी जो है इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और उससे छोटी इकाई कोई पता नहीं थी। पर अब हम अध्याय 4 में पढ़ेंगे कि परमाणु के अंदर और क्या क्या होता है। परमाणु जो सबसे छोटी इकाई है उसमें कौन कौन से तत्व और किस प्रकार व्यवस्थित है, क्या चीजें उसके अंदर हैं और किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, ये हम इस अध्याय में जानेंगे। तो पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। हम जानेंगे कि पदार्थों में जो है आवेशित कण कैसे होते हैं। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आपको एक कंघी लेना है और उस कंघी को अपने सूखे बालों पर रगड़ना है, और बालों पर रगड़ने के बाद क्या करना है, उनको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करनी है और देखना है कि कागज के टुकड़े आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरा है, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब हम यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से मिलकर बना है। इसका उत्तर हमें मिलता है जब हमने एक परमाणु पर जो है वैज्ञानिकों ने क्रियाकलाप किए और उसको जो है विभाज्य है ये पता किया कि परमाणु क्या है, विभाज्य और आवेशित कणों से मिलकर बना है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। जे थॉमसन ने क्या पता लगाया था कि परमाणु में क्या होता है, अपरमाणुविक कण होते हैं, यह विभाज्य है, और इसमें जो एक अपरमाणुविक कण है उसका नाम क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुविक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, किंतु कैसा था, विपरीत था। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो था, पर कैसा था,
विपरीत था, तो इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 20,000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया। इलेक्ट्रॉन में जो है ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। इसके समान ही प्रोटॉन, जिस पे क्या होता है, आवेश समान तो होता है पर ऋण मतलब विपरीत आवेश होता है, बराबर पर विपरीत आवेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है तो प्रोटॉन धन आवेश है। समानतः इलेक्ट्रॉन को E- तथा द्वारा और प्रोटॉन को P+ द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या एक कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं, ये किस प्रकार व्यवस्थित है। अगर ये परमाणु है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस प्रकार व्यवस्थित है, यह प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें नीचे मिलेगा। परमाणु की संरचना हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया कि यह अवधारणा गलत है। परमाणु कैसा है, विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। पहला मॉडल प्रस्तुत किया था जे थॉमसन ने। यहाँ पर जो है टॉमसन भी देखने मिलता है और इनका नाम थॉमसन भी देखने मिलता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि टॉमसन है कि थॉमसन है। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी लेकर इसके अनुसार परमाणु के धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धंसे हैं। उनने क्या बताया कि जो लाल भाग है तरबूज का, उसे हम धनात्मक गोला मान लें और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लें, जैसे तरबूज में बीज लगे होते हैं उस प्रकार हम क्या मान लें, इलेक्ट्रॉन को। ये परमाणु की उनने मॉडल बताया। उसके बाद देखेंगे कि थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन होता है। पर बाद में क्या हुआ कि इनकी ये अवधारणा गलत साबित हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज के बीज के भांति नहीं धंसे हैं। ये यद्यपि थॉमसन ने के मॉडल से उदाहरण परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई। उनने ये तो बता दिया कि परमाणु उदासीन है क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में है, तो परमाणु उदासीन हो गया। पर उनने जो बताया मॉडल उस प्रकार ये व्याख्या नहीं हो सकी, वो गलत साबित हो जाता है बाद में। किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। उनके जो है थॉमसन के परमाणु मॉडल से ये साबित हो गया कि जो है परमाणु कैसा है, उदासीन है। बस फिर आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या होने के बाद जो है उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल लेके आते हैं कि ऐसा नहीं, अब
उनने बताया कि परमाणु संरचना इस प्रकार है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने की इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया गया। उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 U होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे, किंतु अल्फा कण जो है प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। देखिए यहाँ पर ये सोने की पन्नी ली उनने, उनमें कितने अणु हैं, ये सब सोने के अणु हैं जो वृत्त में या गोले के रूप में दिख रहे हैं आपको। और ये अल्फा कण इस तरीके से इनमें इनकी बौछार की गई और अल्फा कण जब गुजारे गए तो कुछ अल्फा कण क्या थे, टकराकर वापस आ गए थे, टकराकर विक्षेपित हो गए थे, कुछ सीधे निकल गए थे, कुछ ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। जो तेज गति से चल रहे थे वो सीधे निकल गए, उनमें कोई विक्षेपण या नहीं हुआ, उनका मार्ग परिवर्तित नहीं हुआ। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण में विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण गए तो जरूर, पर बहुत छोटे रूप में विक्षेपित हुए कि उनका विक्षेपण पता ही नहीं चला। फिर आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। 12,000 कणों में से एक कण से क्या हुआ, अपनी दिशा में गया और वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। इस प्रकार के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद कर किए हुए दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी पर पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर को दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई 4 दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर वापस नहीं टकराएंगे। कोई जो है आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे क्या होंगे, खाली स्थान होंगे और उनमें से पत्थर क्या होगा, बीच में से निकल जाएगा। इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। रदरफोर्ड ने ये जो प्रयोग किया उसके अनुसार उसने निम्न परिणाम निकाले कि क्या हो सकता है, क्या इनकी संरचना कैसे हो सकती है इलेक्ट्रॉनों की। पहला परिणाम क्या था कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से क्या हुआ, बाहर निकल गए। तो उन्होंने क्या मान लिया कि वो भाग कैसा है, खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। उनने क्या मान लिया कि जो है विक्षेपण कम हुआ, तो उनने माना कि धनात्मक भाग क्या है, कम है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे। इससे यह संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना क्या है, छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। उन्होंने ये बताया कि परमाणु का केंद्र क्या है, धनावेशित, जिसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना काफी कम होती है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी।
जो बाद में पता चलती है दूसरे वैज्ञानिकों की खोजों के बाद। तो इनकी कमियां क्या क्या थी, जैसे वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा और त्वरण के दौरान आवेशित कणों की ऊर्जा का विकिरण होगा और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम मानते हैं परमाणु क्या है, स्थायी। इनका कमी क्या रह गई कि इनने क्या बताया, आप यहाँ देखिए एक चित्र के माध्यम से, कि रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो है जैसे ये गोलाकार है तो इसके बीच में एक नाभिक है। पूरा धनावेश कहाँ है, नाभिक में उपस्थित है। इसको उनने क्या मान लिया, ये धनावेश है, धनावेशित है और इसी का नाम उनने क्या दे दिया, नाभिक। नाभिक का आकार परमाणु से कैसा है, बहुत छोटा। और जो इलेक्ट्रॉन है उनको मान लिया कि गोलाकार मार्ग पे क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे गोलाकार मार्ग में क्या कर रहे हैं, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर कर रहे हैं ना, वर्तुलाकार मार्ग पर क्या कर रहे हैं, चक्कर। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर करेंगे इस प्रकार से, तो उनकी क्या होगी, उनमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, उनकी गति क्या हो जाएगी, त्वरित हो जाएगी और त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और उनकी ऊर्जा क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और धीरे धीरे जब कम होने लगेगी तो इस वर्तुलाकार में चक्कर लगाते लगाते वो एक समय आएगा जब उनकी ऊर्जा पूरी समाप्त हो जाएगी और वो नाभिक में गिर जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर गए, नाभिक में गिर गए तो क्या होगा, परमाणु तो समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो परमाणु क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, परमाणु जो क्या है, स्थायी है। पर बताया क्या गया है, परमाणु स्थायी है, परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। पर इनके जो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु क्या हो रहा था, नष्ट हो जाएगा बाद में वर्तुलाकार मार्ग पे। तो इनका जो मॉडल है बाद में गलत साबित हो जाता है। देखिए अब आते हैं बोर का परमाणुविक मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्ति को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं दी। अब किसने अपनी अवधारणाएं दी, पर जो है नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन की कक्षा कैसी है, निश्चित ही रहेगी। वो क्या है, वर्तुला मार्ग पर ऐसे समाप्त नहीं होंगे, अब कक्षाओं का स्तर गिरेगा नहीं, निश्चित कक्षा रहेगी उनकी। जब इलेक्ट्रॉन जब विभक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक स्थिर कक्षा में क्या करें, चक्कर लगाएंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा और यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो वो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा क्या नहीं होगी, खराब नहीं होगी या विभक्त नहीं होगी, ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा और वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की समाप्त नहीं होगी, जिससे वो नाभिक में नहीं गिरेगा। उन्होंने ये बताया। अब देखते हैं और क्या बताया कि इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा। उन्होंने क्या कहा कि ये जो कोश हैं एक ऊर्जा स्तर कहे जाएंगे। एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को निम्न रूप से दिखाया। उन्होंने बताया कि बीच में नाभिक है और कक्षा 1 है, तो यहाँ पर कक्षा ए, n का मान 1 है, इसको k मान दे दिया इस कक्ष को। फिर दूसरा कक्ष है उसको l मान दे दिया, यहाँ n का मान 2 है, n के मान 3 के लिए कक्ष m और n के मान 4 के लिए कक्ष n का दे दिया। उन्होंने नामकरण कर दिया कि ऐसे ऐसे कक्षक होंगे या ऊर्जा स्तर होंगे। ये कक्षाएं या कोश के एलएमएन या संख्याओं 1 2 3 4 के द्वारा दिखाई जाएंगी। यहाँ कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं जो हम प्रश्नोत्तर सीरीज में करते हैं। आप एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमारे उस सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कब हुई, 1932 में जे चैडविक ने एक अपरमाणुविक कण की खोज निकाला। क्या निकाला इन्हें, एक अपरमाणुविक कण खोज निकाला जो ना तो अनावेशित था, यानी कि जो ना तो धनावेशित था ना ही ऋणावेशित था, उदासीन था, अनावेशित था, उस पर कोई आवेश नहीं था। द्रव्यमान में पर क्या था, प्रोटॉन के बराबर। द्रव्यमान में कैसा था, प्रोटॉन के बराबर। अंततः इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं,
न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के परमाणु को छोड़कर सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉन होता है। समानता न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। जो नाभिक है परमाणु का, उसमें क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इन दोनों का योग हो जाएगा तो परमाणु जो है नाभिक में उपस्थित, यानी परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर हो जाएगा। इन दोनों के योग के बराबर परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिसे बोर बरी स्कीम के नाम से जानने लगा। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र n की पावर 2 से दर्शाया जाता है। यहाँ n क्या है, कक्षा है या ऊर्जा स्तर है। कक्षा की संख्या ऊर्जा स्तर की संख्या है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या k कोश में होगी। हमने देखा इस कक्ष की सीरीज क्या है, KLMN। तो पहले k कोश में भरी जाएगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन k कोश में आएंगे। दूसरे कक्ष L कोश में होगी 8, L में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्ष M कोश में जो 18 होंगी, M में 18 और N में 32। कुछ इस प्रकार से ये नाभिक है। यहाँ पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन फिल है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन से शुरुआत करते हैं। हाइड्रोजन में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहले कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लिथियम में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम के पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बच्चे जो है दूसरे कक्ष में आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर आर्गन जो है, आर्गन के जो K कोश है, K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। उसके बाद बचते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में भी भर जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से क्या होगा, आर्गन को भर दिया जाएगा। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसमें पहले भीतरी कक्षा पूर्ण भरी ना हो। यानी कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम देख ले यहाँ पर कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने परमाणु हैं, 6। देखेंगे हम यहाँ, ये कार्बन का नाभिक है, इसको नाभिक मान लेते हैं हम। फिर उसके बाद ये नाभिक मानने के बाद इस पे पहली कक्षा K, और यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और उसके बाद पहला कोश पूरा भर गया। अब आता है दूसरा कोश, बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन, वो अगले कोश में भर जाएंगे। यानी पहला कोश जब पूर्ण भर जाए तो अगले कोश में भरेंगे, और अगला कोश भर जाए तो तीसरे कोश में जाएंगे। पहले 18 तत्वों के परमाणु संरचना की व्यवस्था चित्र पर दर्शाई गई है। क्रियाकलाप 4.2 स्थायी परमाणुिक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं, और पहले 18 तत्वों के परमाणु संयोजन की सारणी दिखाई गई है। अब बात करते हैं हम संयोजकता। तो संयोजकता का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। आपको पता है कि इस सीरीज के 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 सुबह 11 बजे अवेलेबल रहता है हमारे चैनल पर, और पार्ट 2 जो है शाम 7 बजे। हम हर दिन एक अध्याय को कंप्लीट कर लेते हैं। रीड एनसीईआरटी विद सीरीज में आप भी जुड़िए और रोज एक नया अध्याय समाप्त करिए, हमारे साथ पढ़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।